अस्सलाम वालेकुम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 2 जो हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बॉटनी का पीसी का जो गेस्ट पेपर है 2021 का। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था कि ऑन व्हाट बेसिस फंजाई आर क्लासिफाइड। ये वाला सवाल भी मैंने आपको जो है वो मॉडल पेपर में करवाया था कि जो उनके सेक्शुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं उनकी बेसिस पे इनको डिस्टिंग्विश भी किया जाता है। उसी बेसिस पे इनको फंजाई को 4 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया था। ये वाली बात मैंने आपको उसमें बताई थी और लिखवाई थी। उसके बाद था कि वाई डू बायोलॉजिस्ट कंसीडर प्रोटोक्टिस्ट एज अ पॉलीफाइलाइटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये भी मैंने आपको मॉडल पेपर में सवाल करवाया था कि क्योंकि इनके जो होते हैं डिफरेंट एंसेस्ट्रल ओरिजिन होती हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म एक साथ प्लेस किए जाते हैं प्रोटोक्टिस्ट में, उन सबकी जो एवोल्यूशनरी ओरिजिन थी वो सबकी डिफरेंट है, किसी की भी सेम नहीं है। इसी वजह से इनको पॉलीफाइलेक्टिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। मैंने मॉडल पेपर में आपको करवाया था। उसके बाद है व्हाट इज़ द रोल ऑफ वाटर और लाइट इन द फोटोसेंसिस। अभी जो हमने रिसेंटली डीजे की जो शॉर्ट क्वेश्चन अपलोड किए थे उसमें जो है वो उसकी 4 से 5 लाइन में इसको डिस्क्राइब भी किया था। यहाँ पे 1 नंबर के हिसाब से पूछा हुआ है तो आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके बता देंगे। वाटर को भी लाइट की वहाँ पे भी दोनों चीज़ें पूछी थी, यहाँ पे भी ये दोनों चीज़ें पूछे। पीसी के पेपर में भी जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है जिसमें 4 से 5 लाइन में बताना होता है, 2 नंबर का जो सवाल होता है उसमें भी सेम यही चीज़ पूछा है, रोल ऑफ वाटर, रोल ऑफ लाइट। तो वो आप वहाँ से जाके देख लेंगे डीजे वाली वीडियो से। बाकी हाँ, यहाँ पे 1 नंबर के हिसाब से बताना है तो कट शॉर्ट कर देंगे, इसको कंक्लूड कर देंगे सारी बातों को कि जो वाटर जो रिएक्टेंट होता है फोटोसेंसिस का वो किस लिए चाहिए होता है। फोटोसेंसिस में इसलिए चाहिए होता है ताकि वो प्रोड्यूस कर सके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए होते हैं? ताकि हम रिड्यूस कर सकें उस रिएक्टेंट को जो कि फोटोसेंसिस के अंदर यूटिलाइज होकर फिर वो प्लांट बॉडी के अंदर एज अ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाए। क्या कह रही हूँ मैं? ये कहना चाह रही हूँ कि जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़रूरी होते हैं रिडक्शन स्टेप्स के लिए। रिडक्शन स्टेप्स हम क्यों करवा रहे होते हैं? ताकि हम एसिमुलेट करा सकें कार्बन डाइऑक्साइड को। तो जो 2 रिएक्टेंट होते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट को चाहिए होता है, उसको यूटिलाइज़ करता है वो अपने कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। तो वो कार्बोहाइड्रेट जो होगी वो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की एसिमुलेटेड फॉर्म होगी, या एक तरह से उसको हम अगर प्लांट बॉडी को सिंपल अल्फाजों में मैं ये कहूँ कि अगर प्लांट बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करना है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है, तो वो क्या करेगा, वो उसकी एसिमुलेशन करा देगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, किस प्रोसेस के जरिए? फोटोसिंथेसिस के जरिए। वाटर कार्बन डाइऑक्साइड मिलके जो कार्बोहाइड्रेट बनाए थे, ये सारा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस था। तो वाटर का रोल यही होता है कि वो कार्बोहाइड्रेट को इस तरह से रिडक्शन स्टेप में उसको इस तरह से बनाते हैं कि वो एसिमुलेशन हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर आप यहाँ पे एक इक्वेशन लिख देंगे तो ये थोड़ा बेहतर प्रेजेंटेबल लगेगा। आपका 1 नंबर का सवाल आप बता देंगे कि किस तरह से वाटर से हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन निकलता है। तो ये वाली बात भी यहाँ से आपको पता चल गई कि वाटर स्प्लिट होकर जो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, वो वाटर की स्प्लिट की वजह से आता है। और यहाँ पे 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे थे। फिर आप लाइट का रोल बता देंगे कि सबसे क्रूशियल रोल होता है कि जब भी ग्रीन पार्ट्स के ऊपर लाइट पड़ती है तो जो उसका फोटोसिंथेटिक अपैरेटस होता है प्लांट्स का, वो इस लाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है। लाइट की एनर्जी वो कहाँ से कैप्चर करता है? जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, जो फोटोन पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है वो उसको कैप्चर करता है, उसको एक्सेप्ट करता है। और वो जो एनर्जी होती है वो इनफ होती है कि उनकी केमिकल रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए वो उसको इनिशिएट करा सके। किसके अंदर? जो इनके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वहाँ पे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस यानी लाइट को कलेक्ट करने वाले जो उनके कॉम्प्लेक्सेस बने हुए होते हैं डिफरेंट, जहाँ से जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर हो रहे होते हैं, लाइट रिएक्शन के अंदर जो करवा रहे होते हैं लाइट रिएक्शन। एक और बात आप बता देंगे रोल ऑफ लाइट में इंपॉर्टेंट थी कि जो लाइट आ रही होती है सनलाइट, वो पूरी एब्जॉर्ब नहीं करता, उसका कुछ पोर्शन होता है। यानी कि जो इंसिडेंट रेडिएशन होती है वो पूरी प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसका कुछ पोर्शन होगा, कुछ पर्टिकुलर वेव लेंथ होगी जो कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसकी एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं अपने केमिकल रिएक्शंस को जनरेट कराने के लिए। तो ये 1 नंबर के हिसाब से हो गया रोल ऑफ लाइट। उसके बाद कह रहे थे कि डिफाइन कर दें पैरासेक्सुअलिटी और बता दें नेम ऑफ द क्लास ऑफ फंजाई इन विच इट इज़ फाउंड। तो ये सबको पता है कि पैरासेक्सुअलिटी जो होती है कैरेक्टरिस्टिक होती है ड्यूटोमाइकोटा की। ठीक है, तो हम जो है वो पैरासेक्सुअलिटी की डेफिनेशन बता देंगे बुक के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए बिल्कुल के। जो हिट्रोकैरियोटिक हाइफीज होते हैं फंजाई के, हिट्रो मीन्स डिफरेंट, कैरियोटिक जो होता है टर्म रेफर करी होती है न्यूक्लियस को, यानी कि इस तरह की हाइफी जिसके अंदर डिफरेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। अगर उसके अंदर वो जो डिफरेंट न्यूक्लियस हैं, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियस है और ये एक न्यूक्लियस है, अगर इसका एक पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम आके यहाँ से एक्सचेंज हो जाए इसके किसी पोर्शन के साथ, यानी अगर 2 डिफरेंट न्यूक्लियस के पोर्शंस ऑफ क्रोमोसोम आपस में एक्सचेंज हो जाए एक ही हाइफी के अंदर, तो इस तरह का जो फिनोमेना होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का जो फिनोमेना हो रहा होता है ड्यूटोमाइकोटा के अंदर, उस फिनोमेना को कहते हैं पैरासेक्सुअलिटी। ये तो वो डेफिनेशन हो गई जो आपकी बुक में लिखी है। थोड़ा सा अगर हम डिफरेंट एंगल्स या डिफरेंट जाविया से मैं आपको समझाऊँ पैरासेक्सुअलिटी, तो वो क्या हो रही थी
बेसिकली इस तरह की, मतलब जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है कि दो न्यूक्लियाई बनते हैं जो कि हैप्लॉइड न्यूक्लियाज होते हैं, ठीक है, यानी कि उनके अंदर मियोसिस होती है, वो दो न्यूक्लियस जो होते हैं हाफ हाफ होते हैं, दोनों फ्यूज़ करते हैं, डिप्लॉइड बन जाते हैं और इस तरह से डिप्लॉइड न्यूक्लियस जो होते हैं वो एक जाइगोट बनाते हैं। ये होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन पैरासेक्सुअलिटी में क्या होता है, इसके अंदर भी दो डिफरेंट पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस होते हैं फ्यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी फ्यूजन से ना तो कोई जाइगोट बनता है और ना ही वो जो डिफरेंट जेनेटिक मटीरियल थे और जो डिफरेंट न्यूक्लियस थे वो उनके अंदर कोई मियोसिस हुई थी। तो ये फ़र्क होता है पैरासेक्सुअलिटी और सेक्सुअलिटी का, कि सेक्सुअलिटी के अंदर जाइगोट बनता है, मियोसिस हुई हुई होती है न्यूक्लियस की, और इसमें जो होती है ना तो फ्यूजन की वजह से कोई जाइगोट कहलाता है वो, और ना ही उनके जो न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर किसी किस्म की कोई मियोसिस हुई हुई होती है, ठीक है। उसके बाद सवाल पूछा हुआ था कि डिफ़ाइन कर दें साइटोस्केलेटन और उसकी जो है वो टाइप्स बता दें। तो डेफिनेशन बता देंगे साइटोस्केलेटन की। जो सेल होता है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर दो चीज़ें थी, एक साइटोप्लाज्म का साइटोसोल होता है यानी सेमी फ्लूइड पोर्शन होता है, और दूसरा उसके ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। तो जो साइटोसोल होता है, साइटोसोल किस तरह से बना हुआ होता है कि उसके अंदर जो होती है वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क होते हैं फाइब्रस प्रोटीन के। तो वो जो 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है फाइब्रस प्रोटीन का साइटोसोल के अंदर, उसको साइटोस्केलेटन कह देते हैं। वो जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं ना, नेटवर्क ऑफ फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, उसकी टाइप होती है। तो यानी साइटोस्केलेटन की इस तरह से टाइप्स हो गई, माइक्रोफिलामेंट होते हैं, वो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं, या माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। फिर उसके बाद और करके पूछा हुआ था कि व्हाट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर फैसिलिटेड डिफ्यूजन, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डिफ्यूजन या डेफिनेशन या फिर फैसिलिटेड डिफ्यूजन की जो वो डेफिनेशन बतानी थी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या था, सिंपली जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की या आयंस की अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि अगर कहीं पे जो है वो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम हैं, तो अगर वो इस तरह से मूव कर रहे हैं, वैसे नॉर्मली जो डिफ्यूजन होती थी उसमें जब वो हमेशा हायर से लोअर की तरफ नेचुरली मूव करते हैं, लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल इस तरह से मूव करे कि वो यहाँ पे कम है लेकिन फिर भी वो हायर की तरफ जा रहे हैं, तो वो कैसे जा रहा है, एक तो उसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है एनर्जी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा जो होती है वो सेल की एनर्जी के एक्सपेंसेस पे होती है। सेल हमेशा अपनी एनर्जी लगा के किसी भी मॉलिक्यूल का किसी भी आयन को जब भी भेज रहा होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी एक जगह जहाँ पे वो कम है वहाँ से ऐसी जगह जहाँ पे वो ज़्यादा है, जब भी वो वहाँ भेज रहा होता है सेल किसी भी सब्सटेंसेस को, मॉलिक्यूल या आयन को, तो इस तरह की ट्रांसपोर्ट को जिसमें एनर्जी चाहिए होती है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते थे। फिर इसी तरह की दूसरी टाइप होती है जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल में फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट आ जाता था। तो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट क्या होती है, इस तरह की पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मॉलिक्यूल को जो है वो एक हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जाने के लिए एक चीज़ की मदद चाहिए होती है, एक फैसिलिटेटर चाहिए होता है जो कि इसको लेके जाए वहाँ पे, ठीक है। वो किस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो होते हैं वो जो फैसिलिटेटर्स होते हैं वो होते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होते हैं वो बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि जैसे कि सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है और वो यहाँ से आराम से मूव कर सकते हैं, लेकिन वो मूव नहीं कर पा रहे होते हैं बाज़-औक़ात अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से। सेल मेम्ब्रेन भी अलाउ नहीं करती हर किसी को यहाँ से आराम से वो मूव करके चला जाए, भले उसका ग्रेडियंट ही क्यों ना बना हो वहाँ पे। तो इस तरह से क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस को मूव कराने के लिए एक फैसिलिटेटर आ जाता है या एक मेम्ब्रेन प्रोटीन आ जाती है, वो इनको हेल्प करती है कि ये अपने ग्रेडियंट के हिसाब से यहाँ से एक सेल से बाहर या सेल से अंदर जो जैसे भी जा रहे हैं वो एक जगह से जहाँ वो ज़्यादा है ऐसी जगह चले जाएँ जहाँ वो कम है। ऐसी जगह जाने के लिए उनको एनर्जी नहीं चाहिए होती, इसलिए ये पैसिव होती है, एनर्जी नहीं चाहिए होती, लेकिन इनको एक फैसिलिटेटर चाहिए होता है जो उनकी मूवमेंट करा सके फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इस तरह की जो पैसिव डिफ्यूजन होती है उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि नेम द मेजर सब डिविजन्स ऑफ ट्रैकियोफाइटा वेस्कुलर प्लांट्स। तो आपने उसके सिंपली नाम बता दें, सबको याद ही होंगे, फिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा, ट्रोप्सिडा और स्पर्मोप्सिडा। चाहे तो उनके कॉमन नेम भी बता दें, बाकी ये वाले नाम तो आपने लाजमी बताने ही थे। फिर उसके बाद कहते और करके नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीज़, ठीक है। सिर्फ नाम पूछ रहे हैं तो सिर्फ नाम ही बताएंगे, ये नहीं बताएंगे लाइसोसोमल डिजीज़ क्या होती हैं, स्टोरेज डिजीज़ क्या होती हैं, और आप उसको बता रहे सिर्फ नाम बता देंगे। टे साइक्स डिजीज़, गॉचर्स डिजीज़ और क्रेबीज डिजीज़, और इसमें क्या होता है ये सब भी बताने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ब्रीफ कर देती हूँ, थे क्या कि लाइसोसोम के अंदर बाज़-औक़ात क्या होता है, कुछ एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। पता है लाइसोसोम में उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि डिफरेंट सब्सटेंसेस की डाइजेशन करवा रहे होते हैं। तो अगर बाज़-औक़ात कोई एक एंजाइम मिसिंग होता है और कोई सब्सटेंस जिसकी इन्होंने डाइजेशन करानी है वो उसके अंदर आए, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाए, तो वो जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस होता है वो स्टोर होते होते क्या होता है, सेल जो होता है वो स्वेल हो जाता है, ठीक है, और वो अनडाइजेस्टेड मटीरियल्स के अंदर रहते हैं और वो फिर क्या होता है टाइम के बाद ये बर्स्ट हो जाता है और इस वजह से सेल को भी काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है। तो ये होती थी लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़
लाइसोसोम के अंदर किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती है, जिसकी वजह से एंजाइम नहीं होगा तो उसके अंदर आने वाला सब्सटेंस डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो अनडाइजेस्टेड स्टेज में वहीं पे स्टोर होता रहेगा, स्टोर होते होते भी एक हद तक कब तक स्टोर होगा, उसकी वजह से डिफरेंट मसले मसाइल हो जाते हैं। उसके बाद था और करके डिफाइन डबल फर्टिलाइजेशन और व्हाट इज पिलाई, ये वाले सवाल भी मैं आपको मॉडल पेपर में करवा चुकी हूँ, उसकी डेफिनेशन आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 7 था कि वाई यीस्ट इज प्लेस्ड इन फंजाई व्हेन इट इज़ यूनिसेलर। मॉडल पेपर मैंने आपको उसका रीज़न बताया था, क्योंकि इनके जो होते हैं ये खुद तो यूनिसेलर होते हैं लेकिन इनके मल्टीसेलर एंसेस्टर जिससे ये ड्राइव हुए होते हैं, इसको माइसिट्स और डिफरेंट जो इनकी सिमिलैरिटीज़ होती हैं फंजाई की, इन सब की बेसिस की वजह से इनको इन सब की बेसिस पे यीस्ट को जो है फंजाई के अंदर रखा गया था। उसके बाद और करके पूछा था डिफाइन न्यूक्लियर माइटोसिस। आपकी बुक में फर्स्ट ईयर में मुझे तो कहीं नज़र नहीं आई न्यूक्लियर माइटोसिस से रिलेटेड कोई भी बात। सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं हम, लेकिन क्योंकि एक चीज़ थी दी हुई थी तो मेरा काम था आपको पढ़ाना, मैं आपको पढ़ा देती हूँ। न्यूक्लियर माइटोसिस क्या होती है? सिंपली माइटोसिस इस तरह की सेल डिवीजन थी जिसके अंदर जो होते हैं सेल डिवाइड होकर दो सिमिलर एक ही तरह की जो है वो डॉटर सेल्स बनाता है। तो क्या होता है कि जब माइटोसिस में पहले या कोई भी सेल डिवीजन होती है उसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है फिर पूरा सेल डिवाइड होता है। तो न्यूक्लियर माइटोसिस में क्या होगा कि वही बात हो गई कि जो डिवीजन हो जाती है सेल न्यूक्लियस की इंटू 2 डॉटर न्यूक्लियर इक्वली, ठीक है, यानी दोनों जैसे कि ये न्यूक्लियस है उस तरह से डिवाइड हो जाए और अलग अलग दो अलग अलग सेल्स के अंदर चला जाए इक्वली डिवाइड होके। ऐसा नहीं कि आधा इधर गया आधा गया, न्यूक्लियस पूरा इक्वली डिवाइड होके दो अदर डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर जब चला जाता है तो इस तरह की डिवीजन को न्यूक्लियर माइटोसिस या दूसरे इसको कहें तो दूसरी लैंग्वेज में कैरियोकाइनेसिस भी कह रहे होते थे, ठीक है। उसके बाद कहते हैं डिफाइन करते हैं होमोलॉजी और जेनेटिक्स। तो होमोलॉजी क्या होती है? बेसिकली जो सिमिलैरिटीज़ होती है स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर के अंदर या उनके कुछ स्ट्रक्चर्स के फंक्शन के अंदर किनके जो डिफरेंट स्पीशीज़ के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनके उन स्ट्रक्चर्स के जो डिफरेंट फंक्शन होते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ के, उनके अंदर जो मुशाहबत होती है सिमिलैरिटी होती है, वो सिमिलैरिटी क्यों हो रही होती है? क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बेसिकली ड्राइव हुए होते हैं कॉमन एंसेस्टर से, ठीक है। वो स्ट्रक्चर बेसिकली अगर उनको लोकेट करें, उनकी एवोल्यूशन देखें तो वो कोई एक कॉमन एंसेस्टर के पास उस तरह का स्ट्रक्चर होगा जो उसी तरह से काम करता होगा। फिर जब उसकी डाइवर्सिटी बनती गई तो वो सेम ही स्ट्रक्चर सेम तरह का ऑलमोस्ट सेम तरह का फंक्शन परफॉर्म करने वाला वो मॉडिफाई होकर डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर चला जाता है। तो उस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको होमोलॉगस स्ट्रक्चर कहते हैं, उनकी सिमिलैरिटी को, उस तरह की प्रॉपर्टी को होमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये सारी बातें आपने इसमें डिफाइन कर दी। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन थी जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या होती है? जो स्टडी होती है बेस सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए, ठीक है। जो बेस सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए होती है उसको जीन्स कहते हैं। तो स्टडी ऑफ जीन्स होती है, उसके अंदर कोई वेरिएशन आ रही है, उसकी जो हेरिडिटी होती है यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन उन डीएनए सीक्वेंसेस का जाना, उन सबको जो हम पढ़ रहे होते हैं जेनेटिक्स में पढ़ रहे होते हैं। ये वो फाइनल टूल होता है जिसकी बेसिस पे हम क्लासीफाई कर रहे होते हैं ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। ये उसमें लिखा हुआ था। ये बाकी डेफिनेशन पूछी तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन बता दी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे थे नेम द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो उसके रिएक्टेंट होते हैं उसमें वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि लाइट की प्रेजेंस जब होती है तो उसी में इन दोनों के दरमियान केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। और प्रोडक्ट में क्या बनता है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट एक कार्बोहाइड्रेट बनता है जो ज़्यादातर ग्लूकोज होता है। बाकी बाय प्रोडक्ट के तौर पे हमें वाटर भी मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलता है। इसकी इक्वेशन भी आपको याद होनी चाहिए। बाकी सवाल हम लास्ट पार्ट में करते हैं इंशाल्लाह।